हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको 11वीं का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरे लेक्चर नहीं आ रहे थे। उसके पीछे एक रीज़न ये था कि एक एक्सीडेंट की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। फ़िलहाल अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हूँ, लेकिन अब क्लास लेने के हालात में हूँ, इसलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा लगा मुझे वो नेहा मैम ने जब तबीयत ख़राब हुई और मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था, तो वो सबसे अच्छा आपके लिए ये हुआ कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चैनल पे आने लगे और उन्होंने पूरा मैनेज किया, स्टूडेंट भी अच्छे से खुश रहे। तो इसके लिए उनको मैं एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर हम देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो लेक्चर देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेस। ये हम पढ़े मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। स्ट्रेस की यदि मैं बात करूं कि स्ट्रेस क्या है या फिर स्ट्रेस कैसे समझेंगे, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको बस ध्यान से सुनना है, बाकी पूरा का पूरा लेक्चर यदि आप आराम से देखोगे तो इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास स्ट्रेस है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप से कोई बात करता है फिर आप कभी कभी थोड़े से टेंशन्स में होते हो, कोई कुछ बोलता है, कहता नहीं बिल्कुल मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेस एक अनहैप्पी कंडीशंस है, जिसमें हम हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है। स्ट्रेस हुआ क्यों आपको? हो सकता है कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने, कोई आपका बड़ा भाई या फिर किसी ने आपको कुछ डांटा वाटा कुछ बोला, जिसकी वजह से आप क्या हुए, थोड़े से नाराज़ से हो गए। तो नाराज़ हो गए तो उससे क्या हुआ, तो आप बोले कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। स्ट्रेस, आप समझिएगा बात को। तो यदि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि स्ट्रेस क्यों हुआ, तो उसका रीज़न देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है और इस सिलेंड्रिकल बॉडी पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। सिलेंड्रिकल बॉडी पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। दोनों साइड से हम फोर्स लगा रहे थे। तो ये फोर्स लगाने से ये फोर्स कैसे लग रहा है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ये फोर्स। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ डिफॉर्मेशंस हुआ। जैसा कि आप कोई रस्सी ले लो, उसे खींचो, तो ब्रेक कैसे होता है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे रस्सी से बीचों बीच टूटती है ना, ऐसे पैरेलल थोड़ी टूटेगा। तो ये जो आप फोर्स लगाए थे, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशंस होने लगता है, ये ब्रेक हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये जो डिफॉर्मेशंस है ना, ये डेल्टा एल, ये लेंथ मैंने क्या मान लिया, डेल्टा एल मान लिया। लेकिन कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जब आप लोड लगाते हो तो बॉडी टूटना नहीं चाहता है, उसमें डिफॉर्मेशंस वो नहीं चाहता। जैसे हमारे ऊपर कोई लोड लगा, हमें कोई मारे तो हम नहीं चाहेंगे हम टूटे। कोई मान लो हम ताकत, जैसे पंजा लड़ा रहे हो, हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ गिरे। तो कोई हमारे ऊपर लोड लगा रहा है तो हम अंदर से एक लोड लगाते हैं उसे रजिस्ट करने के लिए। तो ये रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है ना, ये रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। इधर वाले के लिए ये और इधर वाले के लिए ये इधर लगेगा। तो यहाँ पे ये रजिस्ट करने के लिए आर रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि कोशिश कर रहा है कि ये जो अप्लाइड फोर्स लगा है, जो लोड लगा है, उसको रजिस्ट करे, जिसके लिए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है। तो स्ट्रेस को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ कि स्ट्रेस क्या है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल टर्म में हम कर सकते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन मटेरियल इज लोडेड। यदि किसी भी मटेरियल पे हम लोड लगाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल समझिएगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रॉड है, इस रॉड पे आपने क्या किया, कोई लोड लगा रहे थे एफ। तो लोड लगाने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशंस हो रहा है, इलोंगेशंस हो रहा है। तो ये एक लिमिट से ज़्यादा लोड लगा देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसे रजिस्ट करने के लिए ये क्या, अंदर एक जो कि अप्लाइड लोड है, इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में एक रजिस्टिंग फोर्स होता है, जिसे हम आर कहते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि स्ट्रेस क्या है, तो आप देखिएगा स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल, क्योंकि ये एक्चुअली में इंटरमॉलिकुलर फोर्स। आप जानते हैं कि हमारे जो मटेरियल होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है। तो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर की तरफ एक वो नहीं चाहता कि वो डिफॉर्म हो, तो अपने अंदर की तरफ एक फोर्स लगाता है रजिस्ट करने के लिए, डिफॉर्मेशंस को रजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स।
और ये इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो है एग्जैक्टली डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है। जब हम स्ट्रेस पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन मटेरियल इज लोडेड। तो हम स्ट्रेस को यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया। और यहाँ पे यदि मैं नोड में बातें करना चाहूँ तो ये नोड में मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जो आप फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली बराबर होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। तो हमने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस देखा। स्ट्रेस एक तरह से क्या है, इंटरनल रजिस्टिंग पर फोर्स पर यूनिट एरिया, वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड लोड के बराबर होता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ स्ट्रेस की हम बात करें तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, सिमिलर टू प्रेशर। किसके बराबर होगा, सिमिलर टू प्रेशर। तो मैंने बोला द यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। किसकी सेम होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ें नहीं है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जबकि हमारा जो स्ट्रेस होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स होता है, ये क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल दोनों में क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की यूनिट की हम बात करें तो स्ट्रेस जो है वो क्या हो गया, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम जानते हैं कि फोर्स को हम किस में लिखते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में, यदि एसआई यूनिट की बात करें, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो पहला हमारे पास जो है वो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला हमारे पास क्या आ गया, पहला हमारे पास जो यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा स्ट्रेस की यूनिट की मैं बात करूं तो आप जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू पास्कल। इसका यूनिट जो है, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ये हम क्या बात कर रहे थे, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस फर्स्ट आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा आपने देखा पास्कल। फिर और क्या हो सकते हैं, इसका यूनिट हो सकता है मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, इट्सेट्रा। ये बातें यहाँ तो कुछ आपने देख लिया। अब यदि मैं इसे थोड़ा सा सीजीएस में बात करूँ, किसकी बात करूँ, सीजीएस यूनिट में बात करूँ, तो सीजीएस यूनिट में स्ट्रेस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन सीजीएस यूनिट। तो आप फोर्स को सीजीएस यूनिट में किसे डिनोट करते हो, डाइन से, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट में आपने देख लिया। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में देखना चाहो तो पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये कुछ बातें थी यूनिट। अच्छा, एक नोट में यहाँ बातें और ध्यान देने की ज़रूरत है। नोट में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। और हम जब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको इसे चेक करना है कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैसे होता है। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। 1 × 10⁻6 मेगा के लिए यूज होता है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 × 10⁻6 न्यूटन। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻3 mm, और इसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 10⁻6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये देखो मैंने प्रूव कर दिया 2 सेकंड में। तो बहुत ज़्यादा आसान है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी
बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और साथ ही साथ समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस की यदि मैं टाइप्स की बात करूं तो स्ट्रेस के दो ही टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, दूसरा टाइप है शियर स्ट्रेस। अब कभी कभी लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो टाइप होते हैं, एक कंप्रेसिव, दूसरा टेंसाइल। नॉर्मल का कोई टाइप नहीं होता है, नॉर्मल के नेचर होते हैं। ये क्या है, इसका नेचर है। ये क्या है, नेचर है। नॉर्मल का नेचर दो तरह से होता है, एक होता है कंप्रेसिव, दूसरा होता है टेंसाइल। यदि स्ट्रेस लगाने की वजह से या फिर आप कह सकते हैं जो स्ट्रेस है उसका जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। यदि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को और भी समझना चाह रहे हैं तो किसी भी बॉडी पे यदि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल को एक आप और शब्द आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर। आपने क्या सुना होगा, परपेंडिकुलर। यदि कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसमें डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसके नेचर दो तरह से हो सकता है, एक तो कंप्रेसिव, दूसरा टेंसाइल। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो टेंसाइल होगा, यदि इसकी वैल्यू निगेटिव है तो कंप्रेसिव होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बार माना, इस रेक्टेंगुलर बार पे हमने फोर्स F लगाया, तो इस फोर्स F लगाने की वजह से इसका जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेंथ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। मतलब यदि इसका नेचर जो है वो ऐसा नेचर है कि लेंथ को इंक्रीज करे तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। अब कंप्रेसिव की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था, उस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाए। क्या हमने लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से उसका क्या हुआ हो रहा है, लेंथ जो है डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना, वो जो स्ट्रेस होगा उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव। उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। ठीक है, तो इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। तो स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल का जो नेचर है दो तरह का होता है, एक कंप्रेसिव होता है, दूसरा टेंसाइल होता है। ठीक है, अब हम इन्हें डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस से हम क्या समझते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे समझा डिफाइन करने, तो मैं कह सकता हूँ व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कट सरफेस, इट इज़ नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। मैंने फिर से आपसे कहा कि ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बार है, इस पे आपने फोर्स F लगाया तो ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और आप जानते हैं कोई लोड लगाने की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे आ रहा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसे यदि आप 3D में देखना चाहें तो 3D में कुछ ऐसा देख लेंगे आप। ठीक है, तो इस पे आपने फोर्स लगाया था, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ये यदि इसका फोर्स का नेचर टेंसाइल है तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेस कहलाएगा टेंसाइल। यदि उसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव है, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस देख लिया। अब यदि हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करेंगे तो मैं कहूँगा ऐसा कोई स्ट्रेस जो किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लगाया जा रहा है, जो कि क्या कोशिश करने को कर रहा है, पुल करने की, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी लेंथ को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस मेंबर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैंने कहा स्ट्रक्चरल मेंबर इज सेड टू बी इन टेंशन। किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को आप तब बोलेंगे कि वो टेंशन में है जब क्या होगा, इट इज़ सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स, टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये किधर की तरफ है, इस साइड है, दूसरा इधर। यदि मैं बोलूँ ये राइट साइड है तो ये किधर है, लेफ्ट साइड है।
मेरे साइड से, आप दूसरा कुछ समझेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो ये पुल्स है, खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे नहीं इसे आप समझना चाहते हो तो कोई एल्यूमिनियम का वायर लीजिए या फिर कोई रबर लीजिए, रबर को खींचिए, रबर को खींचेंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इलोंगेट होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मेंबर क्या टेंड्स टू इलोंगेट या फिर इंक्रीज इन लेंथ। उस मेंबर का जो लेंथ है वो इलोंगेट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इस अप्लाइड फोर्स को लगाने की वजह से इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसे हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे इसको रजिस्ट करने के लिए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इधर होगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स इधर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस को हम सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। सिग्मा टी इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को हमने क्या मान रखा है, एफ, जो कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होता है अप्लाइड फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई ए। यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या भी पास्कल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से समझने की बात है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाया जाता है तो लोड लगाने की वजह से उसमें डिफॉर्मेशंस होता है। तो कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन, तो हमेशा बोलना है स्ट्रेन। डिफॉर्मेशंस होने की वजह से उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है और उसे अपोज करने के लिए बॉडी में एक इंटरनल मॉलिकुलर फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा स्ट्रेन होगा, वहाँ पे इन बातों को मैं फिर से रिपीट करूँगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अब यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसमें कोई ऐसा फोर्स लगाया जाए जो कि क्या कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करने की या शॉर्टन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैंने बोला स्ट्रक्चरल मेंबर इज सेड टू बी इन कंप्रेशन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस। मतलब हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने इधर से भी फोर्स लगाया, इधर लगाया, ये इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसका लेंथ क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। इसका लेंथ क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, इसको अपोज करने के लिए आर इधर, इसको अपोज करने के लिए आर इधर, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये जो पुशेस है वो कर क्या रहा है, जिसकी वजह से मेंबर टेंड्स टू शॉर्टन और डिक्रीज इन लेंथ, जिसकी वजह से उसका लेंथ जो है या तो शॉर्ट हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसे हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। सिग्मा सी इक्वल टू फिर से इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स हमारे पास क्या है, ये अप्लाइड फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा सी जो है वो एफ बाई ए हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो कहने का मतलब है स्ट्रेस एक लाइन में डिफाइन करना हो कि स्ट्रेस क्या होता है, तो आप कहेंगे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बाकी यदि और डिटेल्स में पूछना हो तो आप कहेंगे व्हेन मटेरियल इज लोडेड देन डिफॉर्मेशंस विल बी अकर एंड मटेरियल ऑलवेज वांट टू रजिस्ट दिस डिफॉर्मेशंस। हमेशा उस डिफॉर्मेशंस को रजिस्ट करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, मटेरियल विल बी डेवलप अ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। दैट इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस है। तो शियर स्ट्रेस को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेस, इज नोन एज शियर स्ट्रेस। या फिर इसे और डिटेल्स में समझना चाहें तो हम कहेंगे स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट forces when they are acting tangentially across the resisting section. Across the resisting sections resulting the shearing of body across its section is called shear stress. अच्छा देखिए, सिंपल सी बात, मैक्सिमम नेचर में जितने भी कटिंग ऑपरेशन होते हैं ना, सभी के सभी ड्यू टू शीयरिंग होते हैं। जैसे आप किसी पेज को सीजर से कट करना चाहो तो सीजर्स के टीथ एक के ऊपर एक नहीं आते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है,
पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स की, या फिर हमारा टीथ, आप अपने माउथ को में जो टीथ है, टीथ को बंद करेंगे तो ऊपर वाला जॉ जो है ना वो बाहर की तरफ आएगा, अंदर वाला जॉ जो है नीचे वाला जॉ जो है अंदर की तरफ। तो ये ऐसे ऐसे चलेंगे टीथ, इसीलिए कटिंग करते हैं। तो जितने भी कटिंग ऑपरेशन होते हैं ना सभी ड्यू टू शीयर होते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए शीयरिंग कुछ इस तरह से होता है। जैसे मैंने माना हमारे पास कोई एक ब्लॉक था, क्या है, कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने इस पर क्या लगाया, फोर्स एफ नीचे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स एफ लग रहा है। तो ये जो है टेंजेंशियली लग रहा है। टेंजेंशियली समझने के लिए ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, तो ये इसके टेंजेंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। ये इधर से टेंजेंट पे लग रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने टेंजेंशियल फोर्स बोला। तो यहाँ पे आपने देखा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसके बिल्कुल टॉप सरफेस पे आपने लगाया, बॉटम को बंद कर दिया। तो ये पहले ही मैंने इसको माना है, तो ये जो था ए बी सी डी, अब एक नए पोजीशंस पे ये चला गया, कहाँ चला गया, ए बी डैश सी डैश डी, ठीक है। तो ये जो फोर्स, अब ये जो शियर स्ट्रेस होता है इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये जो है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। और इस एरिया में अब इसमें क्या लेंगे, उसमें तो कट सरफेस का, इसमें करस्पॉन्डिंग एरिया करस्पॉन्डिंग टू टेंजेंशियल फोर्स, एरिया करस्पॉन्डिंग टू टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसे समझने के लिए आप जैसे मान लीजिए कि आपके घर में फ्रिज आया होगा, या फिर टीवी आई होगी, या फिर एसी आया, उसका कार्टून होगा, नीचे फिक्स कर लीजिए, ऊपर से ट्विस्ट कराइए, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये नीचे वाला सरफेस है जिस पे फोर्स लग रहा है, वो जो एरिया होगा ना उसे टेंजेंशियल एरिया करस्पॉन्डिंग टू टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो ये जो है इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशंस हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। इसे हम अगले टॉपिक में देखेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से यूनिट की बात करूँ कि शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या है, तो शियर स्ट्रेस चाहे शियर हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे टेंसाइल हो, चाहे कंप्रेसिव हो, हमेशा फोर्स अपॉन एरिया है। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर मैं बात करूँ तो इसका यूनिट पास्कल हो सकता है। इसका यूनिट और क्या हो सकता है, इसका यूनिट मेगा पास्कल हो सकता है। इसका यूनिट और क्या हो सकता है, इसका यूनिट गीगा पास्कल हो सकता है। इसका यूनिट और क्या हो सकता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब जितने भी यूनिट आपने प्रेशर के देख रखे हैं वो सभी के सभी यूनिट स्ट्रेस के हो सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस हो, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेन की भी बातें करेंगे, वहाँ पे शियर का फिर से कुछ न कुछ एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है आपस में बहुत ही ज़्यादा इनके रिलेशंस हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप विज़िट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप मेल भी कर सकते हो। फेसबुक पेज भी है RS एकेडमी का, वहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशंस या फिर हमारे वीडियोस आते हैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट होता रहता है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही।